हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, लास्ट लेक्चर में जाते जाते ना मैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पर आ गया था। चर्चा को डुअल एस्पेक्ट से ही आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पिछला एक कंसेप्ट में रिवाइज करा दूं। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ। बेटा, स्पीड पर ही चलेंगे, रुकने का सवाल पैदा नहीं होता। किसी की को लगे कि कहीं पर प्रॉब्लम है तो तुरंत रोक देना, ठीक है ना। इंतजार मत करना कि मैं पूरा कंसेप्ट खत्म करूं फिर आप प्रॉब्लम पूछो। बेटा, मैं चर्चा करने जा रहा हूं एक कंसेप्ट की, नोन एज क्लोजिंग कैपिटल। हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। वो मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, और आज बेटा प्रोपराइटर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। बेटा, बिजनेस करने के 4 महीने के अंदर अंदर ही उसको पता लग गया कि ये पैसे सफिशिएंट नहीं है, और उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी बेटा 2 लाख रुपए। मुझे बताओ प्रोपराइटर के बिजनेस में कितने पैसे लगे? 7 लाख। 5 लाख पहले लगाए थे, 2 और लगा दिए, 7 लाख लग गए। आगाज भी करो बस। बेटा, 30 सितंबर को ड्राइंग्स कर ली, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालिए बेटा। प्रोपराइटर ने 1 लाख रुपए। बिजनेस में कितना पैसा लगा प्रोपराइटर का? 6 लाख। 5 लगाया था, 2 और लगा दिया, 7 हो गया, 1 निकाल लिया, 6। बेटा, एक एक ही मैंने थ्योरेटिकल बात पूरे बेसिक अकाउंटिंग टर्म में लिखवाई हुई है, पहले भी और अभी भी। ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को कम कर देती है। बहू, अब 5 और 2 7 माइनस 1 6। पूरे साल भर धंधा चलता रहा, और पूरे साल भर धंधा करने का कोई तो एक रिजल्ट आएगा, या तो होगा प्रॉफिट या तो होगा लॉस, ठीक है बेटा। मान लो मेरे केस में प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। प्रोपराइटर के बिजनेस में अगर मैं पूछूं कितने पैसे लगे तो कितने लगे? भैया, आपने 5 लाख रुपए एक लगाए थे, प्लस एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस करी थी 2 लाख, माइनस ड्राइंग्स के तौर पर आप 1 लाख रुपए निकाल कर चले गए थे, प्लस बेटा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। लास्ट टाइम भी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर करा है, मैं फिर कर रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा, प्रॉफिट हो या लॉस, बिलोंग किसको करता है? प्रोपराइटर को। जो भी इंसान बिजनेस चलाने का रिस्क लेगा, प्रॉफिट भी उसका है और लॉस भी उसका है। अब बेटा, अगर प्रॉफिट मेरे को उसको ही देना है तो मैंने बिजनेस में लगाए थे 7 लाख, एक निकाल लिया था, 6 लाख लगे थे। अगर प्रॉफिट भी आप ही को मिल रहा है तो आपके बिजनेस में 6 नहीं लगे, प्रॉफिट आ जाने के बाद 8 लाख लगे। और यही सोचो कि बेटा ये लॉस हुआ होता 2 लाख का, तो बिजनेस में लगे हुए थे 6 लाख, 2 और चले गए, वो आप ही के गए, बिजनेस के नहीं गए। चाहे लॉस है बिजनेसमैन का है, चाहे प्रॉफिट है बिजनेसमैन का है, मतलब प्रोपराइटर का है, ठीक है ना। बिजनेसमैन है हम बिजनेस स्टडीज में बोलते हैं, यहाँ तो बोलते हैं प्रोपराइटर का ही है, ठीक है जी। तो पैसे कितने चले गए पुत्र? 4 लाख रुपए ही बचे, 2 लाख और खत्म हो गए, ठीक है जी बेटा। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन ये कैपिटल कैलकुलेट हो रही है, इस कैपिटल का नाम क्या होता था? क्लोजिंग कैपिटल। मैं आपको बता देता हूं बेटा, टीचर्स लोग तो ये भी करते हैं, हाथ रख रख के रटवाते रहते हैं क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। बाबू, इसमें रटने जैसी कोई चीज ही नहीं है, मैंने तो आपके सामने फॉर्मूला फ्रेम करा है, रटने वाली कोई बात नहीं है, ना ही रटना। क्लियर है बात? क्लोजिंग कैपिटल किसके इक्वलेंट है? कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉसेस, जो भी एक हो, ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना अभी मैंने बाबू? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। कर दो बाबू, आगे बढ़ाते हैं। कंसेप्ट के डिस्कशन में कल भी कर चुका हूं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सर मैं एक बात बोलूंगा, खत्म कर रहा हूं, सीधा डुअल एस्पेक्ट पे शिफ्ट कर रहा हूं। बाबू, क्या होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? बेटा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस विल एक्वायर अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस तो अलग चीज है और बिजनेसमैन तो बिल्कुल अलग चीज है। बेटा, मैं अकाउंट्स बिजनेस के बनाता हूं, किसी बिजनेसमैन के नहीं। अब मैं बेटा बिजनेस के अकाउंट्स बना रहा हूं, बिजनेसमैन को अलग चीज बताया गया एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर,
प्रिंसिपल्स आर रिजिड इन नेचर, इनसे डेविएशन अलाउड नहीं होता। साइंस के प्रिंसिपल से डेविएट नहीं हो सकते, तो वैसे ही अकाउंट्स के प्रिंसिपल से भी डेविएट नहीं हो सकते। प्रिंसिपल में मुझे बताया गया कि बिजनेसमैन अलग चीज है, बिजनेसमैन तो बिजनेस अलग चीज है और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग चीज है। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया है, क्योंकि लॉ के हिसाब से आप दोनों अलग अलग चीज हो। बिजनेस पता है क्या दिखाता है, इसको पूरी जिंदगी के लिए दिखाता है कि वो जो पैसे बिजनेसमैन ने मुझे दिए हैं, वो जो कैपिटल बिजनेसमैन ने मुझे दी है, वो मेरी लायबिलिटी है। बेटा ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर इसको अकाउंट से हटा दिया जाए तो कोई अकाउंट्स बना ही नहीं सकता, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट कैपिटल पूरी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड होती है ऑन द लायबिलिटी साइड। बेटा ये पूरी जिंदगी के लिए लायबिलिटीज हैं आपके बिजनेस की, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बाबू। उसके बाद मैं डुअल एस्पेक्ट पर शिफ्ट कर गया था, अब यहां से बात को आगे बढ़ा रहा हूं। बेटा डुअल एस्पेक्ट तीन अलग अलग बातें कहता है। सबसे पहले एक बात बाबू, बिजनेस में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ढूंढ लो, कोई भी कहता है उसके कम से कम दो इंपैक्ट है। डुअल, डुअल का मतलब ही है बेटा कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन सोच कर देख लो बेटा, उसके दो इंपैक्ट आपको नजर आएंगे। मैंने बेटा उस दिन 4 एग्जांपल दिए थे, 2 का एग्जांपल मैं रिपीट भी कर देता हूं। परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने बेटा कैश के अगेंस्ट गुड्स खरीदे। बेटा अगर गुड्स खरीदे हैं तो मेरे बिजनेस का स्टॉक बढ़ गया होगा, लेकिन बेटा साथ ही साथ जेब से कैश चला भी तो गया होगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर गुड्स बेचे। बेटा चाहे नगद बेचे चाहे उधार पर बेचे, अगर दुकान से गुड्स बिके हैं तो स्टॉक तो कम हुआ ही होगा ना। साथ ही साथ क्योंकि उधार पर बिके हैं तो बेटा मेरे बिजनेस के डेटर्स बढ़ गए होंगे। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो बाबू दिखाई दे रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन उसके दो इंपैक्ट हैं। अभी बाबू मैंने सिर्फ 2 ही एग्जांपल दिए, आज प्रैक्टिकल चैप्टर पे शिफ्ट कर जाएंगे। आज से लेकर 3-4 दिन तक आप 40, 50, 100 ट्रांजैक्शन देख लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके अलावा डुअल एस्पेक्ट एक और बात करता है, ये बात जर्नल एंट्री से क्लियर होती है। जिन बच्चों ने मुझसे जर्नल एंट्री पढ़ी है उसको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। चलो जी बाबू, तो डुअल एस्पेक्ट टोटल 3 बातें कहता है। पहली बात, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट। बेटा हमने 2 का एग्जांपल भी देख लिया। दूसरी बात कहता है हर डेबिट के बिल्कुल बराबर एक क्रेडिट होता है। न्यूटन्स लॉ पता है? कह रहे नहीं पता, ठीक है, मुझे भी नहीं पता। फिर बाबू कहीं ना कहीं एक फोर्स का इक्वल और कंट्रारी रिएक्शन होता है, बिल्कुल बराबर। सेम वे हर डेबिट के बिल्कुल बराबर एक क्रेडिट है, हर क्रेडिट के बिल्कुल बराबर एक डेबिट है। जिन्होंने जर्नल एंट्री की है उनको बहुत अच्छे से पता है बेटा कैसे डेबिट के बिल्कुल बराबर क्रेडिट होता है। जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, जब जर्नल एंट्री रिवाइज करेंगे तब इस चर्चा को दोबारा आगे बढ़ाएंगे। तीसरी बात, सबसे काम की बात इस पूरे प्रैक्टिकल चैप्टर के लिए, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे शिफ्ट कर रहा हूं ये वर्ड लिखने के साथ। बेटा हर एसेट्स के बिल्कुल बराबर लायबिलिटीज होती है बिजनेस में। बिजनेस एसेट्स और बिजनेस लायबिलिटीज हमेशा और हमेशा बराबर होती है। बेटा इसी की वजह से मुझे एक स्टेटमेंट भी मिलती है बाबू, उस स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। सब सामने देखेंगे बाबू, जिन्होंने कभी बैलेंस शीट नहीं बनाई उनके लिए मैं बाबू थोड़ा सा और फोकस्ड हो रहा हूं। बेटा बैलेंस शीट दिखने में कैसी होती है? बेटा बैलेंस शीट दिखने में टी शेप होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा एक बहुत बड़ा सा टी, ठीक है ना। मैं एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं बात जस्टिफाई करूंगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती है, ठीक है जी। जब भी बैलेंस शीट बनाने लगोगे बेटा, सबसे पहले आपको एक बहुत बड़ा टी बनाना है। उसके बाद बता देता हूं बेटा, बैलेंस शीट में टोटल 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ लायबिलिटीज, सेकेंड कॉलम इज ऑफ अमाउंट्स, थर्ड कॉलम इज ऑफ एसेट्स, फोर्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट। बेटा सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम की लेंथ बराबर, फर्स्ट और थर्ड की बराबर। मैंने फर्स्ट कॉलम में लायबिलिटीज लिखना है, सेकंड में अमाउंट, थर्ड में बेटा एसेट्स और फिर अमाउंट। बेटा लिख दिया मैंने लायबिलिटीज, अमाउंट्स, एसेट्स और अमाउंट।
4 कॉलम से मिलकर बनी है स्टेटमेंट, ठीक है ना। इनिशियली दिखने में टी जैसी होती है, बाद में बेटा 4 कॉलम का रूप ले लेती है, ये टेब्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं किसी भी फर्म की, ऊपर बेटा कुछ बातें जरूर मेंशन करनी है आपको, वो क्या है? बैलेंस शीट ऑफ बेटा फर्म का नाम, जिस फर्म के लिए आप बैलेंस शीट बना रहे हो। मान लो बेटा मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं गोपाल एंड सन्स के लिए, तो बेटा बैलेंस शीट ऑफ गोपाल एंड सन्स, जो भी मेरी फर्म का नाम हो, मैसर्स XYZ लिमिटेड, PQR लिमिटेड, जो भी हो, ठीक है। और बैलेंस शीट हमेशा प्रिपेयर होती है फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो मैं बोल सकता हूं बैलेंस शीट ऑफ गोपाल एंड सन्स एज एट 31 मार्च 24, ठीक है जी। हमेशा बैलेंस शीट कब बनेगी? फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है इस आखिरी दिन पर मेरे बिजनेस में क्या क्या एसेट्स हैं, कितने कितने रुपए की हैं। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, और मेरे बिजनेस की इस आखिरी दिन पर क्या क्या जिम्मेदारियां, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या लायबिलिटीज है, और वो कितने कितने रुपए की है। बाबू अभी तक मैंने जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज पढ़ाई हैं मैं वो सारी बैलेंस शीट में लिख रहा हूं, ठीक है जी। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसका नाम है बैलेंस शीट, बैलेंस्ड, कि कोई भी पलड़ा भारी नहीं होगा, ना कभी लायबिलिटी ज्यादा होंगी ना कभी एसेट्स ज्यादा होगी। बेटा बैलेंस मतलब बैलेंस, लायबिलिटी और एसेट्स हमेशा बराबर आएंगी। अगर ये बराबर आ जाएं तो समझ लेना क्वेश्चन ठीक किया है, अगर ये बराबर ना आए तो समझ लेना क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बेटा लॉ गलत नहीं बोल सकता, लॉ ने बोला एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होंगी तो हमेशा बराबर होंगी, ठीक है जी। प्यारे बच्चों मैंने अभी तक 4 लायबिलिटीज का ही मुझे लगता है आपके साथ डिस्कशन किया है, तो मैं उन चारों के नाम लिख देता हूं। सबसे पहली लायबिलिटी में नाम आएगा कैपिटल, समझदार को इशारा काफी। अभी भी मैंने कंसेप्ट रिवाइज कराया, ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से आता है। मैं देखो अकाउंट्स किसके बना रहा हूं? गोपाल एंड सन्स के, बिजनेस के बना रहा हूं। अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ भी पैसा दिया था, कैपिटल दी थी, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ लायबिलिटी, क्योंकि लॉ कहता है आप अलग चीज हो बिजनेस और बिजनेसमैन बिल्कुल अलग चीज है। बेटा उसके बाद हमने एक और लायबिलिटी का डिस्कशन किया हुआ है बैंक लोन, उसके अलावा हमने एक और लायबिलिटी का डिस्कशन किया हुआ है क्रेडिटर्स, और उसके अलावा हमने एक और लायबिलिटी का डिस्कशन किया हुआ है बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दूसरा नाम था एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड, वो खर्चे जो हो चुके हैं बस पे नहीं हुए, ठीक है ना। ऐसे बिजनेस में कोई खर्चे होते हैं जो हो चुके हैं पे नहीं हुए, बिल्कुल हो सकते हैं। बेटा आप अपने एक एम्प्लॉय से काम लेते हो पूरे महीना भर और अगले महीने की 1 तारीख को सैलरी देते हो, पूरा जून काम लिया 1 जुलाई को सैलरी, पूरा जुलाई काम लिया 1 अगस्त को सैलरी, पूरा जनवरी काम लिया 1 फरवरी को सैलरी, पूरा फेब काम लिया 1 मार्च को सैलरी, पूरा मार्च काम लिया, सैलरी देनी है अप्रैल को, लेकिन 31 मार्च को अकाउंट्स बंद होते हैं। तो जब 31 मार्च को अकाउंट्स बंद करने लगोगे तो दिखाओगे क्या? यही तो दिखाओगे आउटस्टैंडिंग सैलरी है। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? एक्सपेंस जो हो चुके पे नहीं करे। भाई हो तो चुका ही खर्चा, 31 दिन तेरे लिए एम्प्लॉय ने काम कर तो लिया, बस तूने तो पे नहीं किया। और आपको नहीं लगता मेरे सिर का दर्द है कि पैसे देने मुझे मेरे एम्प्लॉय के, और सारी सिरदर्दियां ही लायबिलिटी होती हैं, ठीक है जी। तो बाबू मैंने 4 लायबिलिटी का डिस्कशन किया, चारों लायबिलिटी बेटा मैंने लिख दी बैलेंस शीट में। एसेट्स मैंने बहुत सारी डिस्कस की हुई हैं, आओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसमें भी लैंड एंड बिल्डिंग का मैंने डिस्कशन किया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का मैंने डिस्कशन किया हुआ है, फर्नीचर फिक्सचर्स का डिस्कशन किया हुआ है, गुडविल का डिस्कशन किया हुआ है। पिछली बार पेटेंट का किया था, इस बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाबू। इसके अलावा स्टॉक, मैं कुछ बातें काम की बोलूंगा, समझदार तो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। बेटा आप इसको स्टॉक लिखो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर आप इसको क्लोजिंग स्टॉक भी लिखते हो मुझे उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्यों? बेटा मैं बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बना रहा हूं, और आखिरी दिन जो स्टॉक होता है ना उसी का नाम क्लोजिंग स्टॉक होता है। सेम वे आप कैपिटल लिखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप क्लोजिंग कैपिटल भी लिखो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेटा अगेन बैलेंस शीट फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बन रही है और आखिरी दिन जो कैपिटल होती है वही क्लोजिंग कैपिटल होती है,
ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। दो बातें मैंने कभी बताई नहीं पर मैं अब बताने जा रहा हूं बेटा। कैश बैलेंस और बैंक का बैलेंस हमेशा बिजनेस के लिए एसेट्स है, और वो भी अगर मैं बड़ा स्पेसिफिक होके बोलूं तो बेटा मेरे बिजनेस के लिए दोनों करंट एसेट्स है। क्यों बेटा? करंट एसेट्स का मतलब ही क्या था? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ्स। जो अगले 12 महीनों में कैश में कन्वर्ट हो सकता है, वो सब मेरी करंट एसेट्स है। भाई ये तो खुद ही कैश है, इसको क्या कैश में कन्वर्ट करोगे? ये तो है ही करंट एसेट। और बेटा बैंक बैलेंस, चाहे बैंक में आपने 5 करोड़ रख रखे हो चाहे 50 करोड़, चाहो तो बेटा अगले दिन सुबह कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है? तो आप अगर आपका कोई बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक में, चाहे आपके पास कैश इन हैंड है, दोनों आपकी एसेट है और वो भी करंट एसेट्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं ना? इसके अलावा बेटा एक और बात बोल देता हूं, करंट एसेट सिर्फ वो नहीं होती जो बेटा कैश में कन्वर्ट हो जाए 12 महीनों के अंदर अंदर। अगर कोई चीज अगले 12 महीनों के अंदर अंदर आपको फायदा पहुंचा रही है तो वो भी करंट एसेट्स है, जस्ट लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पेड इन एडवांस। बाबू अगर आपने किसी को एडवांस पे किया है तो बेटा वो भी आपके लिए एसेट है। समझाने के लिए एक एग्जांपल, 15 मार्च को आपने बेटा 3 महीने का एक रिचार्ज करा लिया। बाबू 31 मार्च को इसको क्या रिकॉर्ड करोगे? खर्चा कर चुके हो ना, बेनिफिट ही मिलना है ना अगले साल, क्या रिकॉर्ड करोगे? एसेट ही तो है। इसका नियर फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है आपको। जिस भी चीज का बेनिफिट नियर फ्यूचर मिलने वाला है, विद इन 12 मंथ्स मिल जाएगा बेटा, वो सब चीजें मेरे लिए करंट एसेट्स ही हैं। बाबू यहाँ पर एग्जांपल है प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब पेड इन एडवांस। सेम वे आप किसी अपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी देते हो, आपने बेटा मार्च मंथ में उसको अप्रैल की सैलरी दी थी, क्या रिकॉर्ड करोगे 31 मार्च को? यही तो रिकॉर्ड करोगे, प्रीपेड सैलरी मेरी एसेट है। क्यों? क्योंकि बेटा आपको नियर फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है। अप्रैल में उसको आपने 1 रुपया नहीं देना और वो बेटा आपके लिए पूरा महीना काम करेगा, तो आपको नियर फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए करंट एसेट्स है और बाबू एसेट्स का ही पार्ट है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? एसेट्स हमेशा लायबिलिटी के बराबर होंगी। एक बात और बता देता हूं बेटा, ये जो टोटल का कॉलम आएगा हमेशा दोनों में आमने सामने ही आएगा, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता एक का यहां पर है और एक का यहां पर है। जहां इसका आएगा बिल्कुल उसके पैरेलल, यानी कि जो भी चीजें ज्यादा हो, अगर लायबिलिटी क्वेश्चन में 10 गिवन है और एसेट्स 2 गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है 10 के बाद आ रहा होगा, और अगर यहाँ 10 के बाद आ रहा होगा तो बिल्कुल इसके सामने ही बनाना। और अगर क्वेश्चन में एसेट्स 10 की दी हुई है, लायबिलिटी 2 गिवन है, तो बेटा एसेट्स में जहां 10 के बाद टोटल का कॉलम आ रहा होगा बिल्कुल उसके सामने ही लायबिलिटी का भी टोटल कॉलम बनाना, आगे पीछे मत करना इसको। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। इस पर बेस्ड मैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर शुरू कर रहा हूं बेटा। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब अकाउंट्स की एक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब कुछ और नहीं बेटा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन की ही चर्चा करने जा रहे हैं। और बाबू ये मैथमेटिकल चर्चा, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये मुझे डुअल एस्पेक्ट नहीं दिया, यही है वो इक्वेशन जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बस चर्चा में मैं एक हल्का सा चेंज करूंगा, मैं यहाँ पर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी ना लिखकर लिखूंगा एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सब सामने देखना प्लीज। बाबू कई बच्चों का सवाल उठेगा, क्यों? अच्छा खासा तो लिखा हुआ था एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, और होती भी है, एसेट्स हमेशा बराबर होती हैं लायबिलिटी के, ये लिखने की क्या जरूरत है? एसेट्स की बराबर है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। बेटा यहां एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखने का पहले मतलब समझो और फिर लॉजिक भी। बाबू मतलब ये है कि एसेट्स बराबर है कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी के। एसेट्स ये जो टोटल है बराबर है कैपिटल के प्लस अदर लायबिलिटीज के, मतलब तो ये है। और लॉजिक अलग लिखवाने का, कैपिटल को अलग क्यों लिखवाया, बाकी सारी लायबिलिटी को अलग क्यों किया? बेटा कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। सामने देखना बाबू, कैपिटल जो है ना ये इंटरनल लायबिलिटी है, और बाकी सारी लायबिलिटी ना बिजनेस की जितनी भी है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इंटरनल लायबिलिटी मतलब बाबू ये अंदर के बंदे के ही पैसे देने हैं। मैं कहता हूं सक्सेस मंत्रा आज अपनी बैलेंस शीट फाइनल कर रही है और दिखा रही है कैपिटल, कैपिटल के अलावा सारी लायबिलिटीज। बाबू जो सक्सेस मंत्रा का प्रोपराइटर है मनीष, वो सक्सेस मंत्रा का घर का ही तो आदमी है। कहता है इंटरनल लायबिलिटी को कर दिया हमने अलग,
जो बिजनेस के अंदर के लोगों की लायबिलिटी है। कैपिटल बेटा बिजनेस के ऑनर की लायबिलिटी है और वो बिजनेस के घर का ही आदमी है। तो इंटरनल लायबिलिटी हमने दिखा दी अलग, बाकी एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बिजनेस के बाहर के लोगों के पैसे देने हैं वो बिल्कुल अलग। बेटा बैंक सक्सेस मंत्रा के घर का नहीं है, क्रेडिटर जिनसे वो उधार का सामान खरीद कर लाता है घर के आदमी नहीं है। और बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर किसी और आउटसाइडर से काम लिया हुआ है और उसके पैसे देने हैं वो भी उसका घर का आदमी नहीं है। बाकी सारी लायबिलिटीज को कर लो अलग और इंटरनल लायबिलिटी को कर लो अलग। दैट्स वाई इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब हम एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है जी बाबू, किसी का कोई भी प्रॉब्लम चल रही है दिमाग में, कोई भी पिछले किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड पूछ सकते हो। नहीं चल रही, मैं सीधा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर, अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू। 3 ही लेक्चर लगाऊंगा और अकाउंटिंग इक्वेशन को पार कर देंगे। फटाफट से बताओ बेटा, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं? बहुत अच्छी बात। नोटबुक निकालो, क्वेश्चन लिखना शुरू करो फटाफट से, स्पीड बढ़ा लो। फटाफट से नोट डाउन करो 5वें इक्वेशन। इनके पास पेन नहीं है, फटाफट रफ्तार से बाहर। बेटा जब आप क्वेश्चन करने लगोगे, फॉर्मेट बनाओगे, अभी मेरे साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन का मैं शुरू के 2 क्वेश्चन करूंगा ताकि मैं आपको याद करा सकूं फॉर्मेट क्या है। बेटा कोशिश करके वर्टिकल फॉर्मेट मत बनाना, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाना। ठीक है जी, एक बार फिर भी मुझे पता है अभी शायद बहुत सारों को याद नहीं आया होगा, मैं याद कराने के लिए बता देता हूं बेटा कैसे बनना है फॉर्मेट। 1 मिनट के लिए सब सामने देखो बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना। 1 मिनट के बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा करने का क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट कॉलम बनाना ऑफ सीरियल नंबर, ये इतना ही छोटा होना चाहिए कि आप 1 2 3 4 10 तक काउंटिंग लिख सको। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शन आएंगी किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो सीरियल नंबर बहुत छोटा, उसके बाद ट्रांजैक्शन। बेटा ट्रांजैक्शन कॉलम में हम क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन ने ट्रांजैक्शन दी होती है। अब आप कोशिश करो ट्रांजैक्शन कॉलम इतना बड़ा बना लेना कि एक ही लाइन में ये सारे वर्ड आ सके, सारे के सारे। कोशिश करो एक लाइन में आ सके, 1 में ना 2 में आ जाए तो चलेगा। मैंने ठीक ठाक लेंथ ले ली है इस कॉलम की भी। उसके बाद बेटा आपको लिखना है एसेट्स, और उसके बाद ठीक ठाक गैप, बहुत ठीक ठाक गैप। बाबू एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बेटा एक बात और, इसके बाद एक रॉ पूरी छोड़ देना। सब चीजों का लॉजिक है, जिनको पता है उनको बहुत अच्छे से पता है। बाबू एक रॉ पूरी छोड़ देना, ये देखो मैंने पूरी रॉ छोड़ दी और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर दी। ठीक है जी, ऐसे फॉर्मेट बनेगा।
ठीक है, फॉर्मेट बनाओ फटाफट से, स्पीड बढ़ाओ बेटा। अब कोशिश करो 2-3 ट्रांजैक्शन आप नीचे नहीं देखेंगे, 2-3 ट्रांजैक्शन मुझे करने दो, बाकी फिर मुझे पक्का पता है कि कईयों को याद आना शुरू हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन खुद होने लग जाएंगे। आप सामने देख रहे हैं बेटा मेरी तरफ, बाबू मैंने सीरियल नंबर में 1 लिखा, पहली ट्रांजैक्शन लिखी, क्या दिया हुआ था, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 8 लाख। ये देखो सर, ट्रांजैक्शन कॉलम सबसे प्यारा कॉलम होता है, इसमें कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट थी वो चिपका दो। स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, चिपका दिया। इधर देखो बेटा, बिजनेस शुरू हुआ, कहता है कैश लेकर आया है 8 लाख रुपए। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस शुरू करने के लिए 8 लाख रुपए कौन लाया होगा, बिजनेस का प्रोपराइटर। ठीक है जी, अगर वो 8 लाख रुपए कैश लेकर आया है, बेटा कैश बिजनेस के लिए एक एसेट है, अभी पढ़ाया, और बेटा प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ही ले आए, कैश ले आए, बैंक बैलेंस ले आए, मशीनरी ले आए, गुड्स ले आए, फर्नीचर ले आए, जो मर्जी ले आए, हर वो चीज कैपिटल है, जो मर्जी ले आए प्रोपराइटर बिजनेस को शुरू करने के लिए। बाबू वो कैश लाया है, मैंने एसेट्स के नीचे एक रो इसलिए छोड़ी थी बेटा कि मैं यहां पर डिफरेंट एसेट्स के नाम लिख सकूं अगर कुछ आए तो बेटा मैंने यहां पर लिख दिया कैश। बाबू 8 लाख रुपए कैश लाया है प्रोपराइटर, और प्रोपराइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो कुछ ले आए हर वो चीज कैपिटल है, इसलिए मैंने बेटा कैपिटल के नीचे लिख दिया 8 लाख, कैश के नीचे लिख दिए 8 लाख। ये डुअल एस्पेक्ट को पूरे तरीके से सेटिस्फाई करता है, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कहता था हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इंपैक्ट, और दिखाई दे रहे हैं 2 इंपैक्ट, एक कैश पर दूसरा कैपिटल पर। डन, कोई दिक्कत तो नहीं, पहली ट्रांजैक्शन डन है। बाबू जैसे ही ये ट्रांजैक्शन करोगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देना, आप बिल्कुल सीधी सीधी करना, स्केल से करना, ठीक है ना, मैं फ्री हैंड कर रहा हूं। उसके बाद क्या लिखेंगे, नए बच्चे स्पेशली सामने देखो, घर भाई आप चक्रों में मत पड़ो इनके, ये पीएचडी क्वालिफाई हो चुके हैं इस चीज में, आप अपना देखो, कशिश आप भी, देव आप भी। बाबू इसके बाद मैं लिखूंगा न्यू इक्वेशन, और जब भी बेटा मैं एक इक्वेशन खत्म करूंगा उसके बाद हमेशा वर्ड लिखूंगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन लिखने का मतलब पता है क्या होगा, पुराने बैलेंसेस को उतारना। आकाश भाई, नई इक्वेशन लिखने का मतलब पता है क्या होगा, पुराने बैलेंसेस को उतारना। कैश का बैलेंस कितना है, 8 लाख, मैंने उतार दिया। बेटा कैपिटल का बैलेंस कितना है, 8 लाख, मैंने उतार दिया। जितनी भी एसेट्स का बैलेंस होगा मैं सारे उतारूंगा, जितनी भी लायबिलिटी का बैलेंस होगा सारे उतारूंगा जब भी न्यू इक्वेशन वर्ड आएगा। ठीक है जी, अब बाबू दूसरी इक्वेशन क्या थी, परचेज गुड्स फॉर कैश, शायद 3 लाख रुपए, यही थी, यही था, परचेज गुड्स फॉर कैश 3 लाख रुपए। बाबू ट्रांजैक्शन में वही लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन है, परचेज गुड्स फॉर कैश, अमाउंट नहीं लिखना बस। ठीक है, अब बाबू गुड्स खरीदा है आपने नगद। ठीक है सर, डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से इस ट्रांजैक्शन के भी 2 इंपैक्ट होंगे, घर सामने देखो, डुअल एस्पेक्ट के हिसाब से इस ट्रांजैक्शन के भी 2 इंपैक्ट होंगे। अगर बाबू मैं गुड्स खरीद रहा हूं नगद तो मेरे बिजनेस में गुड्स आया होगा, और जब भी गुड्स आता है मेरे बिजनेस की एक एसेट बढ़ जाती है जिसका नाम है स्टॉक। परचेज से हर स्टॉक बढ़ता है और सेल से बेटा स्टॉक गिरता है, हर परचेज स्टॉक को बढ़ाती है और हर सेल स्टॉक को गिराती है। बाबू अगर मैंने गुड्स खरीदा 3 लाख रुपए का नगद तो मेरी दुकान पर स्टॉक बढ़ गया होगा, लेकिन साथ ही साथ अगर नगद खरीदा है तो जेब से कैश चला भी तो गया होगा। अगर बेटा कैश गया है तो मैंने कैश में कर दिया है माइनस, और स्टॉक आया है जो कि एक असेट है बेटा उसमें कर दिया है प्लस। ठीक है जी, डन ट्रांजैक्शन। जैसे ही ट्रांजैक्शन खत्म करी एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करी, वर्ड लिखा न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन का काम सब क्या होता है, बैलेंसेस को लिखवाना। 8 लाख का कैश था, 3 का चला गया, कैश कितने का बचा, 5। स्टॉक पहले 0 थे, अब 3 लाख के आ गए, कितने के हो गए, 3 लाख, और बेटा कैपिटल कितनी की है
8 लाख। मैंने बैलेंसेस लिखने ही लिखने हैं, हर एसेट के हर लाइबिलिटी के जो भी होंगे। ठीक है जी बाबू, आगे बढ़ाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना अमाउंट देख लो, 2 लाख। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश बाबू 2 लाख रुपए के गुड्स बेच दिए नकद। गर्व क्या कहते हो, कौन कौन सी दो जगह पर इंपैक्ट पड़ेगा? स्टॉक कम हो जाएगा, बढ़ेगा? घटेगा। और कैश बढ़ेगा। वेरी गुड बाबू, 2 लाख रुपए बिजनेस में आ जाएंगे और 2 लाख का स्टॉक चला जाएगा। यही दोनों इंपैक्ट होंगे इस ट्रांजैक्शन के। जैसे ही ट्रांजैक्शन कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करो, फिर लिखो न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन का रूल इतना सा है कि वो बैलेंसेस को लिखवाती है। 5 लाख का कैश था, 2 और आ गया 7। 3 लाख का स्टॉक था, 2 का चला गया, 1 लाख का स्टॉक बचा। ठीक है जी, ठीक है कर देव, समझ आ रहा है, याद आ रहा है बाबू? फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या थी? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट अमाउंट 60,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बेटा उधार पर गुड्स खरीदा है 60,000 रुपए का। कशिश क्या कहते हो, कौन सी दो जगह पर इंपैक्ट पड़ना चाहिए? कैपिटल पे, स्टॉक पे? वेरी गुड बाबू, दो जगह पर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मैंने उधार पर गुड्स खरीदे हैं, भाई चाहे उधार पे खरीदे चाहे नगद, दुकान के अंदर स्टॉक तो आया ही है ना बाबू। स्टॉक आया है, स्टॉक में 60,000 प्लस कर दिए, उधार पर खरीदा है बेटा। जिस भी सप्लायर से मैं उधार पर सामान खरीदता हूं उसे बेटा क्रेडिटर बोलता हूं। और बेटा अगर मैंने उधार पर खरीदा है तो मेरी सिरदर्दी तो है, आज नहीं तो कल पैसे वापस करने हैं, लाइबिलिटी तो है बेटा क्रेडिटर। बाबू मैंने लाइबिलिटी के अंडर एक कॉलम क्रिएट करा, क्रेडिटर 60,000। दिखाई दे रही है बात, समझ में आ रहा है? अगर दोनों इंपैक्ट बेटा अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करो। केशव क्या लिखो यहां पर ट्रांजैक्शन वाले कॉलम में? न्यू बाबू, अब लिखना फाइनल इक्वेशन। जी लिखो चला न्यू इक्वेशन। बेटा काम क्या है न्यू इक्वेशन का? टोटल लिखवाना। आओ टोटल लिखो, 7 लाख 160, 8 लाख और 60। सर सब कुछ सीरीज के हिसाब से सीधा सीधा चलना चाहिए। कैपिटल के सामने 8 लाख ही, क्रेडिटर के सामने ही 60,000 ही। मैं बच्चों का देखता हूं भाई साहब, क्रेडिटर कहां लिखा है, अमाउंट कहां जा रही है हवा में उड़ती हुई। ठीक है ना, ये काम मत करना। ठीक है ना भाई, जितना टीचर को इनकन्वीनियंस दोगे पढ़ने में उतनी इनकन्वीनियंस रिटर्न होगी, उतने नंबर कम मिलने वाले। आओ जी लास्ट इक्वेशन की बात लिखते हैं। क्या था? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 80,000। बेटा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 80,000, 80,000 रुपए के गुड्स बेच दिए उधार पर। क्या कहते हो खुशी जी, क्या दो इंपैक्ट? स्टॉक में से माइनस डेटर्स आ जाएंगे बिजनेस में। बेटा चाहे नगद बेचा है गुड्स, चाहे उधार पर बेचा है, अरे अगर बेच ही रहा हूं तो दुकान से स्टॉक तो जा ही रहा है। बेटा अगर दुकान से स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक में से तो माइनस होना तय है बेटा, क्योंकि मैंने उधार पर बेचे हैं। तो मेरे बिजनेस में बेटा वो कस्टमर जो उधार पर सामान खरीदते हैं उन्हें बेटा बोलते हैं डेटर्स। ठीक है ना जी? तो बेटा मेरे बिजनेस की एक और एसेट क्रिएट हो जाएगी डेटर्स, जिनसे मैं पैसे लूंगा फ्यूचर में। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी। जिन्होंने बैलेंस शीट नहीं बनाई ध्यान रख लेना, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन खत्म नहीं होता बिना बैलेंस शीट के। बेटा जब आपको लगे कि सारी इक्वेशन क्वेश्चन की खत्म हो चुकी हैं, जब आपको लगे कि एक क्वेश्चन की सारी इक्वेशन खत्म हो चुकी हैं, तो वर्ड अब न्यू इक्वेशन नहीं आएगा। क्या लिखेंगे हम? फाइनल इक्वेशन।
बेटा वर्ड लिखा हमने फाइनल इक्वेशन, काम इसका भी वही है, बैलेंसेस निकाल लो बेटा। 7 का 7 लाख कैश, 80,000 का स्टॉक, 80,000 के डेटर्स और 8 लाख की कैपिटल और 60,000 के बेटा क्रेडिटर्स। जैसे ही फाइनल इक्वेशन डन, क्वेश्चन खत्म तो हो गया, पर ध्यान रख लेना बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आप बैलेंस शीट जरूर बनाओगे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन के बाद, चाहे कहे चाहे ना कहे, बनानी बनानी। ठीक है जी, अब आप फटाफट से बनाते हैं, क्या देर लगने वाला मुद्दा नहीं है, 3 एसेट्स और 2 लायबिलिटी है। आओ 1 मिनट में बना के खत्म करते हैं बाबू। बैलेंस शीट ऑफ, जब भी आपको फर्म नेम ना पता हो आप डैश छोड़ दो, ठीक है जी। एज एट, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन पता है, बहुत अच्छी बात, नहीं पता ये भी डैश छोड़ दो, बनाना फॉर्मेट ऐसे ही है, बैलेंस शीट ऑफ डैश एसेट डैश। ठीक है जी सर, बैलेंस शीट दिखने में टी शेप 4 कॉलम से मिलकर बनी है। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ लाइबिलिटीज, सेकेंड कॉलम इज ऑफ अमाउंट, थर्ड कॉलम इज ऑफ एसेट्स, फोर्थ कॉलम इज ऑफ अमाउंट। आओ जी बेटा, मेरे पास इस क्वेश्चन में 2 ही लायबिलिटी हैं, कैपिटल और एक क्रेडिटर। कैपिटल की अमाउंट कितनी है 8 लाख, क्रेडिटर्स 60,000। एसेट्स 3 है बेटा, पहले कैश, फिर स्टॉक और फिर डेटर। 7,80,000 और 80,000। बाबू एसेट्स ज्यादा हैं, इसलिए 3 एसेट्स लिखने के बाद आप टोटल करोगे, बिल्कुल इसके सामने ही लायबिलिटीज का भी टोटल आएगा। 8,60,000 एसेट्स का टोटल है, 860 ही लायबिलिटीज का भी टोटल है। अगर ये ठीक है तो बाबू बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपने सब कुछ ठीक किया, ठीक है ना। 100% चांसेस नहीं है, ध्यान रखना। मैं वजह बता दूं आपको, देखो बेटा एक बात बोली जाती है, मैं अभी ये क्लियर कर देता हूं एक्स्ट्रा बात के तौर पे, सब सामने देख लो, ये बात सबके लिए नहीं है जितने बैठे हुए हैं बेटा। बैलेंस शीट का मिल जाना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपने अकाउंट्स ठीक बनाए हैं, 100% नहीं बाबू। बैलेंस शीट सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का प्रूफ है कि अर्थमेटिकली आप ठीक हो, अकाउंटिंग वाइज ठीक हो ऐसे कोई जरूरी नहीं है। मैं एक बात बताता हूं आपको, मैं अगर एक क्वेश्चन में 8 ट्रांजैक्शन दो ना और 2 ही करूं और 6 छोड़ के आ जाऊं क्वेश्चन, तभी बैलेंस शीट मिल जाएगी, और 1 करूं तब भी बैलेंस शीट मिल जाएगी, और 5 करके आऊं 3 छोड़ाऊं तब भी बैलेंस शीट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा हर एसेट्स के बराबर लायबिलिटी है, डेबिट के बराबर क्रेडिट है। अगर डेबिट कम दिखाया होगा तो क्रेडिट भी तो कम दिखाया होगा, अगर ट्रांजेक्शन छोड़ी है, अगर एसेट छोड़ी है तो लायबिलिटी ऑटोमेटिकली छोटी है। देखो समझाने के लिए एक बात दिखाता हूं, मान लो इस क्वेश्चन में मैं लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं करता और बैलेंस शीट बनाता, 8,60,000 8,60,000 बैलेंस शीट अभी मिल जाती। मान लो मैं शुरू की 3 ट्रांजैक्शन ही करता, ना फोर्थ करता ना फिफ्थ करता, 3 ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस कितना है एसेट्स का 8 लाख, ये भी 8 लाख है, तो बैलेंस शीट तो बहुत सारी जगह पे मिल सकती है। आप 4 ट्रांजैक्शन छोड़ दो तब भी बैलेंस शीट मिल रही है, 2 छोड़ दो तब भी मिल रही है, 3 छोड़ दो तब भी मिल रही है। बैलेंस शीट का मिलना अकाउंट्स की एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं होता। हाँ आप ये कह सकते हो 80 to 90% सब कुछ ठीक ठाक होगा, पर बैलेंस शीट इज ओनली अ प्रूफ ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि अर्थमेटिकली आप ठीक हो, अकाउंटिंग वाइज ठीक हो कि नहीं ये तो रब जानता है। ठीक है जी बाबू, एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, एक काम करना बुक से ही करके आना, ठीक है जी। बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 ट्राई करके आना, सिर्फ अभी एक ही दे रहा हूं। आपकी इच्छा, हाँ घर से ही कर लेना। इलस्ट्रेशन 1 क्वेश्चन 1 होमवर्क रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।